केमिकल बॉन्डिंग क्या, कैसे और कब, तीनों मैंने पढ़ा दिया। अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम, दो आयन, दो मॉलिक्यूल को पास लाता है। दूसरा क्यों बनता है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए, इनर्ट गैस बनना है, ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीन केस में बॉन्ड बनता है। जब भी बॉन्ड बनना हो तो दोनों तरह का फोर्स लगता है, अट्रैक्शन भी रिपल्सन भी। जब अट्रैक्शन ज्यादा है तो पास आएगा, जब अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन होगा तो बॉन्ड बनेगा। इससे भी पास लाओगे तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ आपको दिमाग में होना चाहिए। अब आइए यहां पे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा होता है वीक बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरे को बोलते हैं वीक बॉन्ड। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्राइमरी बॉन्ड, और जो वीक बॉन्ड है इसी को बोलते हैं बच्चों हम सेकेंडरी बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड, वीक बॉन्ड को हम लोग सेकेंडरी बॉन्ड बोल दिया। अच्छा, अब आते हैं ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, प्राइमरी बॉन्ड बनता है, ये दो एटम के बीच में बनता है। जनरली ये दो एटम के बीच में बनता है, इसीलिए इसको इंटर एटॉमिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन ये जो वीक बॉन्ड है जनरली दो मॉलिक्यूल में बनता है, या एक मॉलिक्यूल या एक एटम में बनता है। ध्यान दीजिए, दोनों एटम में बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एक एटम और एक मॉलिक्यूल या दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, इसको हम लोग इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड बोल देते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बोलते हैं, इसको तोड़ने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, 200 से 400 किलो जूल पर मोल। वीक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको तोड़ने में बेटा केवल 2 से 10 किलो जूल पर मोल बनती है। ठीक है ना, 2 से 40 किलो जूल आएगा, दैट इज रॉन्ग। 2 से 40, 200 से 400 किलो जूल पर मोल इसको तोड़ने में लगेगा, 2 से 40 किलो जूल पर मोल इसको तोड़ने में लगेगा। आइए इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीनों कैटेगरी में आते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। और आपको पढ़ना है वैंडरवाल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये आपको यहां पढ़ना है। तो टोटल आपको बच्चों बॉन्ड कितने पढ़ने हैं, 3 वहां 2 यहां, 5 बॉन्ड पढ़ना है। स्टार्ट करेंगे आयनिक से, फिर जाएंगे कोवलेंट पे, इसी के अंदर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। दिमाग में एकदम स्ट्रांगली बनाते चलिए क्या क्या हम पढ़ते जा रहे हैं। पूरा केमिकल बॉन्डिंग का फ्लो दिमाग में होना चाहिए। डेफिनेशन पढ़ा, रीजन पढ़ा, स्टेप्स पढ़ा, अब टाइप्स पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन, रीजन, स्टेप्स एंड द टाइप्स, फिक्स इट इन योर ब्रेन, ट्राई टू थिंक व्हाट आई एम टीचिंग। ठीक है, ट्राई टू थिंक व्हाट आई एम टीचिंग। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे वाला प्रोसेस। तो इसके आगे वाले प्रोसेस में हम यहां पे आते हैं। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, देखो आयोनिक बॉन्ड यानी कि आयंस के बीच का बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड यानी कि आयंस के बीच का बॉन्ड। पहला लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या यही लिखा है, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट। अभी इसको भी समझाऊंगा इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, और इसी से टर्म निकल के आएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है। आइए, क्या आयोनिक बॉन्ड दो आयंस के बीच बनने वाला बॉन्ड है? नाम से क्लियर हो रहा, आयोनिक बॉन्ड मतलब आयंस के बीच में बनेगा। आयन कौन कौन से हैं, केटाइन और एनाइन, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। वही 3 लाइन लिखा है। देखो, बॉन्ड बिटवीन 2 आयन, आयन कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को केटाइन और नेगेटिव आयन को एनाइन बोलते हैं। यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, केटाइन कौन बनाता है, मेटल। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइन बनाना। एनाइन कौन बनाता है, नॉन मेटल। तो आइए, मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट आ जाओ, आयनिक बॉन्ड एक्चुअली में क्या होता है, तो देखो एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज के बीच का बॉन्ड है। वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच का बॉन्ड है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आयनिक बॉन्ड को एक बार डेफिनेशन में पूछ लिया था कि इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज के बीच का फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पे पढ़ो सबसे लास्ट स्टेटमेंट, आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, क्लियर हुआ। तो ये सारे स्टेटमेंट वाइज में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आयनिक बॉन्ड, और ये सारे एनसीईआरटी में दिए गए। मैंने इसको पॉइंट वाइज में किया है, वहां पैराग्राफ में दिया है तो थ्योरेटिकल समझ में नहीं आता, बट पॉइंट वाइज समझ आ जाता है। आ जाओ, अब मेटल है तो मेटल को क्या मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलूं, रीजन, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बनता है, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज आता है, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या यही लिखा हुआ? इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच का बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट आ जाओ, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। अगर देने की टेंडेंसी है, एक लेने की टेंडेंसी है, क्या दोनों अलग अलग टेंडेंसी? इसीलिए इसको लिखा गया है मेटल बिटवीन टू डिफरेंट नेचर, बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक हो गया? नेक्स्ट आओ, ऐसा बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना है। अब ध्यान दो, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। वही लाइन यहां पे लिखा है कि बॉन्ड फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन मेटल। ये लिखा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का भी वही मतलब है, मेटल का भी वही मतलब है। अब इसको कर दिया कि मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नॉन मेटल है तो गेन करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, आयनिक बॉन्ड अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है और आयनिक बॉन्ड में एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ट्रांसफर हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पकड़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है वही इलेक्ट्रॉन ये पकड़ रहा है, इसी को बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, टू आयंस के बीच का बॉन्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच का बॉन्ड, केटायन और एनायन के बीच का बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बीच का बॉन्ड, डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स के बीच का बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का बॉन्ड, उसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन मेटल का बॉन्ड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन केटायन एंड एनायन। इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बोलो क्लियर? इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर, नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़ते हैं, हाँ या ना? समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड के बाद नेक्स्ट विल गो फॉर, आयनिक बॉन्ड हो गया। आयनिक बॉन्ड के बाद भाई ऐसा मत कर, चलो आगे बढ़ जा भाई। क्या हुआ? हाँ चलो, तो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है, आइए एक एक करके देखते हैं आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में केवल 3 स्टेप्स हैं। पूरे आयनिक बॉन्ड को फॉर्मेशन में केवल 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपको केटाइन का फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप है एनायन का फॉर्मेशन, और तीसरा स्टेप है केटाइन बन गया एनायन बन गया, ये दोनों मिलके लैटिस बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले केटाइन का फॉर्मेशन होगा, फिर आपके पास एनायन का फॉर्मेशन होगा, और फिर आपके पास लैटिस का फॉर्मेशन होगा। ये 3 स्टेप में होगा। केटाइन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के लॉस से। एनायन कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन के गेन से। और एक बार गैसियस केटाइन बन गया, गैसियस एनायन बन गया, उन दोनों के मिलने से बेटा लैटिस बनता है। आइए एक एक करके दिखाते हैं। केटाइन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी, एनायन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस में केटाइन और एनायन दोनों मिलकर लैटिस बनाते हैं, तो ये लैटिस एनर्जी होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली नेगेटिव होता है, पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली नेगेटिव होता है, बट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी हमेशा केटाइन और एनायन के अट्रैक्शन से बनता है, बेटा एक्सोथर्मिक होगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। सबसे पहले हमने मेटल का देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और केटाइन बना दिया, ये बात क्लियर। अब हमने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया नॉन मेटल में और एनायन बना दिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गैसियस केटाइन बन गया है, गैसियस एनायन बन गया है, ठीक है ना। हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी गैसियस में बनता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गैसियस मिलता है। आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसकी डेफिनेशन में मैंने पढ़ाया था। एक बार गैसियस केटाइन बन गया, एक बार गैसियस एनायन बन गया, तो जो दोनों बना है दैट इज लैटिस का फॉर्मेशन हो गया है। मैं थोड़ा वॉइस इसको और नीचे कर देता हूं, अब शायद वॉइस आपकी क्लियर चले। आइए, तो गैसियस केटाइन और गैसियस एनायन आपके सामने
लैटिस बना के तैयार हो गया, NaCl का लैटिस बन गया है। ठीक है, NaCl का लैटिस आपके पास बन चुका है। चलो अब आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अब हम पढ़ते हैं लैटिस एनर्जी। यहां पे बेटा लैटिस एनर्जी अभी हम पढ़ते हैं। लैटिस एनर्जी क्या होती है? देखो, जब एक मोल गैसियस केटाइन और एक मोल गैसियस एनाइन दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, एक मोल गैसियस केटाइन देखो Na+ था, एक मोल गैसियस एनाइन देखो Cl- था, एक मोल गैसियस केटाइन एक मोल गैसियस एनाइन दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो आपके पास बेटा जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। जैसे ये आपके पास बच्चों क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। ये आपके क्या है बच्चों? आयोनिक कंपाउंड। अभी आयोनिक कंपाउंड में ध्यान देना, क्या आपके पास ये सबसे पहले केटाइन बनेगा, दूसरा स्टेप में एनाइन बनेगा O-2। तो देखो, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके केटाइन बना, गैसियस केटाइन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बना। मैंने बोला ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जितना ये लॉस करेगा उतना ही ये गेन करेगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? केटाइन और एनाइन से। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपके पास केटाइन और एनाइन बन गया। गैसियस केटाइन और गैसियस एनाइन के मिलने से, गैसियस केटाइन एंड गैसियस एनाइन के मिलने से आयोनिक सॉलिड बन जाएगा। गैसियस केटाइन और गैसियस एनाइन के मिलने से बच्चों आयोनिक सॉलिड बन जाएगा। लैटिस एनर्जी यही है, गैसियस केटाइन गैसियस एनाइन के मिलने से आयोनिक लैटिस बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों आयोनिक कैरेक्टर। नेक्स्ट, आयोनिक बॉन्ड में एक एक चीज पढ़ाते चल रहा हूं, ठीक है? डेफिनेशन पढ़ाया, कैसे आयोनिक बॉन्ड बनता है 3 स्टेप में, केटाइन बनेगा, एनाइन बनेगा, लैटिस बनेगा। ये क्लियर हो गया। केटाइन बनेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा, और एनाइन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगा। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद लैटिस के लिए बता दिया कि एक मोल गैसियस केटाइन एक मोल गैसियस एनाइन जब बॉन्ड बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज क्यों होगा सर? केटाइन है, एनाइन है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होता है, यही लैटिस एनर्जी है। तो इसलिए अगला स्लाइड पे मैंने लैटिस एनर्जी पढ़ा दिया, और लैटिस एनर्जी आपके पास क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आयोनिक कैरेक्टर के क्वेश्चन आते हैं कुछ, कि यार आयोनिक बॉन्ड में क्वेश्चन किस तरह से आएगा। एक तो डेफिनेशन टाइप में, अब आते हैं कुछ ऑर्डर्स में। आयोनिक कैरेक्टर, तो आयोनिक कैरेक्टर के लिए सबसे पहले चलते हैं। आयोनिक कैरेक्टर एक हेनी स्मिथ इक्वेशन है। एक बार आपके नीट के क्वेश्चन में 2015 या 16 में पूछ लिया था हेनी स्मिथ इक्वेशन। तो हेनी स्मिथ इक्वेशन आपको आयोनिक कैरेक्टर में बताया जाता है, और वो वही है 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर। समझो ध्यान से। मान लो ये एक आयनिक बॉन्ड एक कंसीडर कर लेते हैं, NaCl सॉलिड। आयनिक बॉन्ड हमेशा सॉलिड, आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड होगा। आयनिक बॉन्ड बनने के बाद हमेशा सॉलिड कंपाउंड बनाएगा, ठीक है? अब ये NaCl सॉलिड एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। चलो, इसमें इसका एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगा, इसका भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगा। दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल दिया डेल्टा E, दोनों का एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल दिया डेल्टा E। तो आयनिक कैरेक्टर कैसे निकलता है? हेनी स्मिथ इक्वेशन से निकलता है 16 डेल्टा E प्लस 3.5 डेल्टा E का स्क्वायर। याद रख लोगे अच्छी बात, बट इस पे सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे आता है, आयोनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा E। ये बात क्लियर चमक गया होगा। आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा E, बस यही समझना है। अब इस पे सवाल इस तरह से आएगा, अरेंज इन द आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर। नोट्स बनाना चाहिए? नहीं बेटा, नोट्स नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? आइए अब आ जाओ इंक्रीज परसेंट आयनिक कैरेक्टर में। अब सबको सजाना है, ध्यान दीजिए। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालिए, जहां पे डिफरेंस ज्यादा है उसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। आ जाओ जरा, LiF, LiCl, LiBr, Li, दोनों में से जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका तो लिथियम का सब में सेम है, फ्लोरीन का ज्यादा डिफरेंस ज्यादा, क्लोरीन का कम डिफरेंस कम, ब्रोमीन का और कम डिफरेंस और कम, आयोडीन का और कम डिफरेंस और कम। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? तो यहां पे आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे हमने कर दिया है इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर बच्चों हमने कर दिया इसको। नेक्स्ट आते हैं NaF, NaCl, NaBr, Nai, आयोनिक कैरेक्टर। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। देख लीजिए फ्लोरीन के साथ डिफरेंस ज्यादा आ रहा होगा, फ्लोरीन की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, तो जब आप सब सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालोगे सबसे ज्यादा। तीसरे वाले में सेम कॉन्सेप्ट, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। चौथे वाले में
अब देखो चौथे वाले में आपको लग रहा होगा LIF ये उल्टा ऑर्डर तो नहीं दिया है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको डिफरेंस निकाल के देखना है। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा वहां पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, तो निकाल के देखोगे। Li का, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, लिथियम का 1, तो आ गया डिफरेंस आ गया 3। LiF का निकाला मैंने, 3 आ गया। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो गया, यानी कि 0.9 हो गया। तो देखो डिफरेंस बढ़ के चला गया 3.1। सर इसमें जाओगे, पोटेशियम का और कम हो गया, डिफरेंस और बढ़ गया। रुबिडियम का और कम हो गया, डिफरेंस और बढ़ गया। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा वहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। ये बात आपको फोर्थ से भी क्लियर हो गई। सिमिलरली फिफ्थ में आप सीधा आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो रॉन्ग है। आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सही है, वो राइट है। ठीक है, केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखोगे तो लेफ्ट से राइट आंसर आएगा, बट अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करोगे तो ही सही आंसर आएगा। तो मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन कराया, एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कराया, ताकि एग्जाम में आप गलत ना कर पाओ। अब आयनिक बॉन्ड हो गया है, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर आयनिक बॉन्ड हो गया है, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर दिस। यार ये बार बार अटक क्यों जा रहा है? चलो, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर ये वाला क्वेश्चन नंबर, ये आपका 10th, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। देखो आयनिक बॉन्ड बनने में 3 ही तो चीज यूज हुई है। एक यूज हुआ है आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा यूज हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा यूज हुआ आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी। 3 ही तो यूज हुआ है। अब देखना, आयनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए कि हाई? तो आयनिक बॉन्ड में जल्दी से केटायन बनाने के लिए क्या चाहिए? आयनिक बॉन्ड उतना ही जल्दी बनेगा जितना जल्दी केटायन बनेगा। अब देखो, केटायन बनने के लिए क्या लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए? बिल्कुल, केटायन बनने के लिए लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। दूसरा, एनायन बनने के लिए जल्दी से एनायन कैसे बनेगा? तो जल्दी से एनायन बनेगा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से। जल्दी से इलेक्ट्रॉन बनेगा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से। क्या ये बात क्लियर है? ध्यान दीजिए, कंडीशन पूछ रहा है, तो जल्दी से केटायन कैसे बनेगा? कम एनर्जी में केटायन बन जाए, लो आयनाइजेशन एनर्जी। जल्दी से एनायन कैसे बनेगा? जितना जल्दी अट्रैक्ट कर ले, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, हाई एफिनिटी। और लैटिस एनर्जी की बात करते हैं, हाई लैटिस एनर्जी, यानी कि हाई लैटिस मतलब कि जितना ज्यादा केटायन और एनायन अट्रैक्ट करेंगे उतना ही जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो लैटिस एनर्जी भी हाई होना चाहिए। कुल मिला के अगर कंडीशंस की बात करें तो यही 3 है कि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई हो, और लैटिस एनर्जी हाई। इस कंडीशन पे आपके 2-3 बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आप चेक करेंगे तो सबसे लेटेस्ट आपको 2018 में मिलेगा और उससे भी लेटेस्ट 2023 में मिलेगा। तो मतलब लास्ट ईयर वाला पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा। इसमें स्टेटमेंट टाइप आया था, उसमें से 2 स्टेटमेंट इन्हीं दोनों पे बेस्ड थे। कम जल्दी आयनाइजेशन एनर्जी, जल्दी केटायन बनाना है, जल्दी एनायन बनाना है, जल्दी से लैटिस बनाना है, इन्हीं 3 को आइडेंटिफाई करना होता है। चलो अब आपके पास आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? अब लैटिस एनर्जी 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज और साइज। इनमें भी चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें भी पहले चार्ज देखोगे, अगर चार्ज सेम निकला तभी साइज पे जाओगे, साइज से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। इसमें भी चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। अगर चार्ज से आंसर आ गया तो वही होगा, अगर चार्ज से आंसर नहीं आ रहा है देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आ जाओ जरा देखो यहां पे, ये क्वेश्चन देखो, आ जाओ जरा यहां देखो, NaF, NaCl, NaBr, NaI। अब देखो सब में चार्ज सेम है, +1 -1 +1 -1 +1 -1, चार्ज सेम। अगर चार्ज सेम है तो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज का उल्टा ऑर्डर, तो अगर साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, साइज बड़ा है तो लैटिस एनर्जी कम होगा, इसीलिए आंसर ये है। समझ में आया? साइज का उल्टा ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट अब आते हैं NaF, MgF2, AlF3। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। तो बेटा चार्ज यहां पे देखो +1 है, यहां +2 है, यहां पे +3 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। मोर द चार्ज मोर द लैटिस एनर्जी, एंड हेंस यही आंसर आया हुआ है। एकदम सही, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो
जब आपके पास आया इस क्वेश्चन में आप चार्ज देखोगे साइज देखोगे, जरा मुझे बताइए, चार्ज देखोगे साइज देखोगे, तो इसमें देखोगे आप चार्ज, यहां +3 यहां +2 यहां +1 है, एंड हेंस दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? जैसे यहां पे देखोगे चार्ज अपॉन साइज का आंसर आएगा, यहां -3 या -2 है, मोर देन चार्ज। अच्छा, अब आप सोचोगे -3 -2 में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज देखना होता है। आप चाहें तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज देखना होता है, आप चाहें तो यहां पे ना मॉड लगा सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज देखना होता है, आपको माइनस और प्लस से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा। सेम विथ ऑल थ्री। आपके पास 10-20 सेकेंड्स हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार दिमाग में जल्दी से दोहरा लीजिए। क्विक रिवीजन फॉर योर केमिकल बॉन्डिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो यही है, बाकी समय वेस्ट नहीं करिए किसी चैप्टर में, क्विक रिवीजन करिए। चलो क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। जैसे आप आओगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? अब आयनिक कंपाउंड का अगला टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी नहीं है सिलेबस में, हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी है सिलेबस में। सॉल्युबिलिटी नहीं है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर यानी कि हाइड्रेशन आपके सिलेबस में। हाइड्रेशन पे भी क्वेश्चन यही आता है। देखो हाइड्रेशन क्या है मैं पहले ही बता दूं, 2 वर्ड्स में 2 लाइंस में आपका पूरा कवर होगा, ध्यान दो। हाइड्रेशन का मतलब है अगर कोई, हाइड्रेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, अगर कोई आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने घेर रखा है, दिस इज हाइड्रेशन। अगर कोई आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने घेर रखा है, दिस इज हाइड्रेशन। अब ध्यान दो, अगर मेरे पास Na+ है तो वाटर के पास भी O- है, तो वाटर क्या करेगा? O- वाली साइड से उसको घेर लेगा, प्लस को वाटर O- वाले साइड से घेर लेगा, दिस इज हाइड्रेशन। सिमिलरली Cl- है तो वाटर के पास भी H+ है, तो वाटर प्लस वाले साइड से इसको घेर लेगा, दिस इज हाइड्रेशन। ठीक है, तो दिस इज हाइड्रेशन। आपको समझ में आ गया? अब ध्यान देना, हाइड्रेशन के क्वेश्चन कैसे आएंगे। हाइड्रेशन में भी लैटिस वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। हियर आल्सो चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। यहां भी आपका चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होने वाला है। पहले चार्ज देखेंगे, अगर चार्ज से जवाब नहीं आया तो साइज देखते हैं। पहले साइज देखने का मन करेगा, सवाल वैसे ही आएगा, लेकिन अगर आपने साइज देख लिया तो गलत हो जाएगा। यह बात को याद रखना पड़ेगा, चाहे लैटिस हो चाहे हाइड्रेशन हो, साइज लास्ट में देखा जाता है, चार्ज पहले देखा जाता है। डोमिनेटिंग फैक्टर चार्ज है, एकदम सही। अब आओ एक बार गौर फरमाते हैं। सर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों सेम आ रहा है, क्या ये एक्चुअल में दोनों सेम है? नहीं। लैटिस एनर्जी कंपाउंड को बनाने की एनर्जी है, यानी कि गैसेस केटायन एनायन जब कंबाइन हो रहा है आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, वहां जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। आप इसको ऐसे भी देखो, गैसेस केटायन और गैसेस एनायन को आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज लैटिस एनर्जी। बट हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? आयनिक कंपाउंड में पानी में डाल दो तो आयनिक कंपाउंड आयंस में टूट जाते हैं, और आयंस में टूट के कुछ इस तरह से हाइड्रेटेड आयंस बना लेते हैं। आयनिक कंपाउंड को पानी में डालो, मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें मैंने NaCl डाला, तो NaCl आयनिक कंपाउंड आयंस में टूट जाएगा, Na+ अलग, Cl- अलग, Na+ अलग, Cl- अलग। अब Na+ को चारों तरफ से वाटर घेर लेगा, Cl- को भी चारों तरफ से वाटर घेर लेगा, और ये हाइड्रेटेड आयंस बना लेगा, दिस इज हाइड्रेशन। आयनिक कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड को पानी में डालने के बाद आयनिक कंपाउंड हाइड्रेटेड आयंस में बदल जाता है, दिस इज हाइड्रेशन। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब हाइड्रेशन के लिए मैं क्या करता हूं? क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको। अब हाइड्रेशन के लिए व्हाट आई विल डू, मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको। चलो तो मैं क्वेश्चंस में आता हूं। नेक्स्ट कहां गया? ये रहे क्वेश्चंस। अब आपके पास क्वेश्चंस आए हैं, चलिए देखते हैं एक करके। हाइड्रेशन एनर्जी के लिए एक और चीज ध्यान रखना है, अगर गलती से, क्योंकि ये एनसीईआरटी मेंशन्ड है इसलिए मैंने बता दिया, अगर गलती से आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप कैपेसिटर चैप्टर में बच्चों फिजिक्स में ये पढ़ते हो, ठीक है ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम दोनों कैपेसिटर के दोनों जो होते हैं पोल्स, उनके बीच में अगर भर दिया जाए तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस हमने भी पढ़े थे अपने टाइम पे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी मैं समझाने नहीं वाला।
इतना समझ लो कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एनसीईआरटी काम में यही आएगा। अब जैसे क्या करेगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सीधा सीधा लिखा मिलेगा, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, ये दिमाग में रखना है, बस काम खत्म करते रहना है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। अब जैसे अगला क्वेश्चन आपके पास है, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यही समझना पड़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब यहां चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, +1 +2, मोर द चार्ज मोर द हाइड्रेशन एनर्जी। यहां पे दिख रहा है ना, मोर द चार्ज मोर द हाइड्रेशन एनर्जी। सिमिलरली यहां भी मोर द चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है, मोर द चार्ज मोर द हाइड्रेशन एनर्जी। अगर चार्ज सेम है, ये देखो ई वाले ऑप्शन में, अगर चार्ज सेम है तब साइज में आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, आंसर आ गया। अगर चार्ज सेम है तो इन सब में बेटा साइज का फैक्टर लग रहा है, क्योंकि चार्ज सेम है, और इन सब में आपके पास चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, वहीं से आंसर आ जाएगा। तो लैटिस एनर्जी हो या हाइड्रेशन एनर्जी हो, लैटिस एनर्जी यानी कंपाउंड के बनाने वाली एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी यानी कंपाउंड को तोड़ने वाली एनर्जी है। इसीलिए बोला जाता है अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू लैटिस एनर्जी तो क्या होगा, हाइड्रेशन ज्यादा है, तोड़ने वाली एनर्जी ज्यादा है, तो कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, कंपाउंड टूट जाएगा। और कंपाउंड टूटेगा, कहां टूटता है, सॉल्युबिलिटी में तो टूटता है। यानी कंपाउंड पानी में जाके टूट जाता है, यानी कि कंपाउंड सॉल्युबल है। एक बनाने वाली एनर्जी अगर तोड़ने वाली, अगर टूट गया तो सॉल्युबल हो जाएगा, नहीं टूटा तो आयनिक कंपाउंड वैसा का वैसा बना रहेगा, सॉल्युबल। अगर मैं मान लो लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी लिखता हूं, तो लैटिस एनर्जी जाना है, यानी कि कंपाउंड बनाने वाली एनर्जी ज्यादा है, तो बनाने वाली एनर्जी ज्यादा है, तो ये कंपाउंड बना रहेगा, टूटेगा नहीं, घुले मिलेगा नहीं, इनसॉल्युबल हो गया। बोलो एब्सोल्युटली करेक्ट, नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़ सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, उससे पहले के आयनिक कंपाउंड के क्वेश्चंस, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड का डेफिनेशन। आगे एक और मेजर इंपॉर्टेंट आ जाता है, और मेजर इंपॉर्टेंट है आपके पास ये रहा, मेजर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी आपने पढ़ा, अब इसका एप्लीकेशन देखो। देखो सॉल्युबल कौन ज्यादा होगा, आयनिक की कोवेलेंट, तो सॉल्युबिलिटी जो है आयनिक कंपाउंड के, सॉल्युबिलिटी ऑफ साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। तो ध्यान देना एक बात को, जो भी आप पीरियोडिक टेबल में साइज पढ़ते हो ना, वो गैसियस की साइज होती है। अगर आप उल्टा कर दो तो एक्वस की साइज आ जाएगी, हाइड्रेटेड की साइज आ जाएगी। ठीक है, रिवीजन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। अगर हाइड्रेटेड आयन की साइज पूछे, या फिर अगर आपसे पूछे एक्वस आयन का साइज, हाइड्रेटेड आयन या एक्वस आयन का साइज, ठीक है ना, हाइड्रेटेड आयन का साइज या एक्वस आयन का साइज, दोनों ही सेम बात है। तो जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो उसका रिवर्स कर दो तो हाइड्रेटेड और एक्वस आ जाएगा। तो जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ना, आयनिक रेडियस, ये देखो पीरियोडिक टेबल में गैसियस वाला पढ़ते हो, इसका रिवर्स ऑर्डर कर दो तो हाइड्रेटेड का रेडियस आ जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जब ये आ गया, अब हम आते हैं मोबिलिटी या कंडक्टिविटी। अब हाइड्रेटेड का साइज आपको आता है, उसका भी उल्टा कर दोगे तो मोबिलिटी और कंडक्टिविटी आ जाता है, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी ऑफ आयन। ध्यान दें, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी हमेशा हाइड्रेटेड का ही देखा जाता है। अगर मोबिलिटी और कंडक्टिविटी गैसियस वगैरह में पूछ रहा है, इनवैलिड क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे तो पूछेगा ही नहीं। मोबिलिटी इन द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट देखा जाता है, ठीक ना, कंडक्टिविटी इन द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन देखा जाता है। तो मोबिलिटी या कंडक्टिविटी हाइड्रेटेड आयंस का ही देखा जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड। हुआ क्लियर? चलो, अब आपके पास मोबिलिटी या कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड आयन का साइज। एब्सोल्युटली क्लियर है, नो डाउट। तो जो आपने हाइड्रेटेड आयन निकाला है ना, उसका उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा। अब ध्यान देना, गैसियस के उल्टा करने से हाइड्रेटेड आ रहा है, तो हाइड्रेटेड का उल्टा करोगे क्या आएगा, गैसियस। भाई गैसियस का उल्टा करोगे तो हाइड्रेटेड का साइज आ रहा है, तो हाइड्रेटेड का भी उल्टा कर दोगे तो गैसियस मिल जाएगा वापस। तो मोबिलिटी कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ गैसियस आयन। मोबिलिटी या कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ गैसियस आयन। बोलो क्लियर? मोबिलिटी या कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्योंकि हाइड्रेटेड का उल्टा क्या हो जाएगा, गैसियस का साइज। हाइड्रेटेड का उल्टा क्या होने वाला है, गैसियस का साइज होने वाला है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15।
जब आप क्वेश्चन नंबर 15 में जाओगे, अब एक सॉल्युबिलिटी का मैं शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं। सॉल्युबिलिटी के हर क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट ट्रिक। पूरे केमिस्ट्री में कोई भी हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक हो, सॉल्युबिलिटी को करने का शॉर्ट ट्रिक एक ही है, वो यहां है। अगले 5 मिनट बड़े क्रूशियल है। पूरी सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी ये जितने भी है सब सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक को स्टैब्लिश करने के लिए मैं स्मॉल केटाइन और स्मॉल एनाइन का चार्ट बनवाया, उसी तरह लार्ज केटाइन और लार्ज एनाइन का चार्ट बनवाया। पहले मैंने क्या किया, सॉल्युबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक को बनाने के लिए स्मॉल, इसको याद कर लो, बाद बाकी सारे लार्ज में आएंगे। भाई इसको याद कर लो, बाद बाकी सारे लार्ज में आने वाले हैं। चलो ये याद हो जाएगा, बड़ी सिंपल सिंपल से देख लो आप। फर्स्ट पीरियड, सॉरी सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो सेकंड और थर्ड पीरियड वाले को स्मॉल बोल दिया। सिमिलरली सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, केवल एक जगह चेंज आता है, वो होता है Cl माइनस। केवल एक एक्सेप्शन है Cl माइनस। Cl माइनस भले ही थर्ड पीरियड का है, बट स्टिल वो लार्ज में काउंट हो जाता है। केवल एक एक्सेप्शन छोड़ के बाद बाकी सारे सेकंड और थर्ड पीरियड वाले केटाइन एनाइन क्या हो जाएंगे, स्मॉल। अच्छा, अब इससे कैसे होगा तो ध्यान दीजिएगा। लार्जर विल बी डिफरेंस इन साइज ऑफ केटाइन एनाइन, मोर विल बी सॉल्युबिलिटी। शॉर्ट ट्रिक यहां लिखा हुआ है, लार्जर विल बी डिफरेंस ऑफ केटाइन एनाइन का मतलब समझना, अगर केटाइन बड़ा है तो छोटे एनाइन के साथ सॉल्युबल होगा, दैट लार्जर डिफरेंस तभी आएगा। अगर केटाइन छोटा है तो लार्जर एनाइन के साथ सॉल्युबल होगा। डिफरेंस देखने के लिए, डिफरेंस ऑफ केटाइन एनाइन ज्यादा होने के लिए यही देखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल आओ, एग्जांपल पे आओ। जैसे ये वाला पहला एग्जांपल देखना, सब लोग पहला एग्जांपल देखो। इसमें कॉमन क्या है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में SO4 - 2 कॉमन है। अब ये स्मॉल एनाइन है कि लार्ज एनाइन है, तो सर SO4 - 2 एक लार्ज एनाइन है। अगर लार्ज एनाइन है तो स्मॉल वाले के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। तो देखो केटाइन स्मॉल कहां है, ऑब्वियसली यहां केटाइन स्मॉल है तो सॉल्युबल हो जाएगा, एंड सो ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर एस्टैब्लिश कर देना है। एक और क्वेश्चन, कॉमन क्या है सेकंड वाले में, देखना कॉमन क्या है, लिथियम कॉमन है। अगर लिथियम कॉमन है, स्मॉल है कि लार्ज है, स्मॉल है। तो अगर लिथियम स्मॉल है तो किसके साथ सॉल्युबल होगा, लार्ज एनाइन के साथ। देखो लार्ज एनाइन कहां है, आयोडीन, एंड हेंस द डिक्रीजिंग ऑर्डर। इससे बढ़िया सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही नहीं है, आगे बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, कॉमन क्या है सर, Na+। Na+ एक स्मॉल केटाइन है, कहां सॉल्युबल होगा, लार्ज एनाइन के साथ। तो आ जाओ, लार्ज एनाइन के यहां पे दिख रहा है NaI। जैसे यहां हो CSF, CSCl, CSBr, CSI, कॉमन क्या है, CS। सीजियम इज द लार्ज केटाइन। लार्ज केटाइन कहां सॉल्युबल होगा, स्मॉल एनाइन के साथ। क्या यहां पे सॉल्युबिलिटी यही लिखा हुआ है। मजा आया नहीं आया, एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए आप कि देखो यहां पे LiF, NaF, कॉमन क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन एक स्मॉल है कि लार्ज है, स्मॉल है। अगर स्मॉल है तो सॉल्युबल किसके साथ होगा, लार्ज के साथ। देखो आंसर लार्ज के साथ सॉल्युबल, सबसे लार्ज केटाइन यही है। जो कॉमन है उसके बारे में पता करो, वो स्मॉल है कि लार्ज। अगर स्मॉल है तो लार्ज के साथ सॉल्युबल, अगर लार्ज है तो स्मॉल के साथ सॉल्युबल होगा। जैसे यहां पे आ जाओ बेटा, इस वाले क्वेश्चन में कॉमन क्या है, Br-। Br- क्या है, लार्ज। अगर लार्ज है तो स्मॉल के साथ सॉल्युबल होगा, आ जाओ स्मॉल के साथ सॉल्युबल है। यहां आओ सर, कॉमन क्या है, OH-। OH- क्या है, स्मॉल। स्मॉल तो लार्ज के साथ सॉल्युबल है, देखो लार्ज के साथ सॉल्युबल है। मजा आ गया हो बेटा। बहुत सारे लोग यहां पे बिना सब्सक्राइब किए बैठे हैं। इस लाल वाले डबल बटन को ना इसे तोड़ देना है, इसे सब्सक्राइब करके आगे बढ़ो। जैसे आप आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट यहां पे आता है, जैसे ये वाला। ये 4 आपके एक्सेप्शन है पूरे केमिस्ट्री में सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी का नीट के सिलेबस में केवल ये 4 एक्सेप्शन है, याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। देखो ये 4 एक्सेप्शन है, ये याद करना पड़ता है, इससे भाग नहीं सकते हो। पूरे केमिस्ट्री का एक्सेप्शन एक साथ कर दिया, इतना मेरे पे, इतना मैं कर सकता हूं। सारे एक्सेप्शन ऑफ द सॉल्युबिलिटी एक जगह कर दिया। देखो अब यहां पे कार्बोनेट है तो लार्ज है, स्मॉल के साथ सॉल्युबल होना चाहिए, उल्टा हो जाता है। सिमिलरली बाइकार्बोनेट भी लार्ज है, स्मॉल के साथ सॉल्युबल होना चाहिए, उल्टा हो जाता है। तो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट दोनों ही उल्टा ऑर्डर चलता है। सिमिलरली क्लोराइड और आयोडाइड ये उल्टा चलता है। ध्यान देना, ये क्या है, क्लोराइड, ये क्या है, आयोडाइड, ये क्या है, कार्बोनेट, और ये क्या है, बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग ऐसे याद रखते थे, ICBC।
आईसीबीसी ऑफ ग्रुप नंबर 1, आईसीबीसी ऑफ ग्रुप नंबर 1, ये यहां एक्सेप्शन है। आई का मतलब आयोडाइड, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, आयोडाइड, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट ऑफ ग्रुप नंबर 1, इसका सॉल्युबिलिटी उल्टा ऑर्डर आता है। बिल्कुल ठीक है। चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन देखो, अब देखो यहां पे कॉमन क्या है, सब लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे। कॉमन क्या है? NO3 माइनस। लार्ज है कि स्मॉल है? लार्ज है। सॉल्युबल कहां होगा? स्मॉल के साथ। देखो स्मॉल के साथ सॉल्युबल है। फिर दूसरे क्वेश्चन में आओ, कॉमन क्या है? ClO4 माइनस। लार्ज है कि स्मॉल है? लार्ज है। सॉल्युबल कहां होगा? स्मॉल के साथ। देखो स्मॉल के साथ सॉल्युबल है। SO4 कॉमन क्या है? SO4 माइनस 2। लार्ज है कि स्मॉल है? लार्ज है। सॉल्युबल कहां होगा? स्मॉल के साथ। देख लो बेटा। NO3 माइनस, लार्ज है कि स्मॉल है? लार्ज है। सॉल्युबल कहां होगा? स्मॉल के साथ। देख लो सॉल्युबल वही है। OH माइनस, लार्ज है कि स्मॉल है? स्मॉल है इस बार। और अगर स्मॉल है तो कहां सॉल्युबल होगा? लार्ज के साथ। देख लो लार्ज के साथ, देख लो लार्ज के साथ सॉल्युबल है। एकदम बढ़िया, मजा आ जाएगा। बस आईसीबीसी ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्युबिलिटी में आईसीबीसी ऑफ ग्रुप नंबर 1 इज द ओनली एक्सेप्शन।